Hello students, myself Ganesh Chauhan, Botany faculty, CLC seeker. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल हैं। इसके बाद में हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं राइबोसोम, जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हेडिंग इज राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम के लिए खास बात क्या है? राइबोसोम यह सबसे छोटा कोशिकांग है जो सभी कोशिकाओं जैसे प्रोकैरियोट एवं यूकैरियोट में पाए जाते हैं। ये सभी सेल ऑर्गेनेल में पाए जाते हैं। यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है, सर्वव्यापी सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है। सबसे छोटे इन पर कोशिका भित्ति का कोशिका झिल्ली का अभाव होता है। इन पर झिल्ली नहीं पाई जाती। दे आर विदाउट मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। ये झिल्ली रहित कोशिकांग है। इन्हें सबसे पहले स्टडी करने वाला साइंटिस्ट था जॉर्ज पैलेडे, जिसने 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से इन्हें सबसे पहले देखा। इन्हें सबसे पहले जॉर्ज पैलेडे 1953 ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सघन डेंस सघन छोटी संरचनाओं
के रूप में देखा था। जॉर्ज पैलाडे ने सबसे पहले डेंस छोटी संरचनाओं के रूप में इन्हें सेल के अंदर देखा था। यूज किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आप इन्हें देख ही नहीं सकते। दे कैन नॉट सीन विदाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यस। अच्छा, एक साइंटिस्ट हुए हैं रिच एंड वॉटसन ने इन्हें जीवाणु कोशिका में खोजा था। अच्छा, रिच एंड रिच एंड वॉटसन। ये अब ये कौन कौन है, इनके लिए क्या कह सकते हो? राइबोसोम, आरएनपी, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल के नाम से भी जाने जाते हैं। भी जाने जाते हैं। अब राइबोसोम के प्रकार कितने हैं? टाइप्स ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम के प्रकार, सोम के प्रकार, मुख्य रूप से इन्हें दो प्रकार से माना जाता है। नंबर 1, 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम। 70S है क्या, वो हम आगे समझेंगे। हालांकि 70 कोई न्यूमेरिकल डिजिट नहीं है, ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट रेट को शो करता है, ये अवसादन गुणांक को दर्शाता है, इसीलिए हम इसे 70 कहते हैं। इसकी प्रेजेंस क्या है? इसकी उपस्थिति प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट के लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। लवक तथा वो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब जो दूसरे हैं इन्हें हम कहते हैं 80S। 80S राइबोसोम। राइबोसोम ये कहाँ पाए जाते हैं? यह यूकैरियोट कोशिका में।
इंद्रक, झिल्ली की बाहरी सतह पर यूकेरियोट में होते हैं। यूकेरियोट सेल की जो आरईआर हैं उनमें, और जो न्यूक्लियस है उनकी आउटर सरफेस पर ये मौजूद होते हैं, ये प्रेजेंस होते हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ शब्द भी हैं, वो शब्द हम पढ़ना चाहेंगे। जैसे मोनोसोम किसको कहते हैं? मोनोसोम, मोनोसोम। तो मोनोसोम सिंगल राइबोसोम को कहा जाता है, एक स्वतंत्र राइबोसोम। मोनोसोम कहलाएगा। इसके बाद में पॉलीसोम क्या है? पॉलीसोम, या हम इसे कहते हैं पॉली राइबोसोम। पॉलीराइबोसोम क्या है? तो पॉलीराइबोसोम के लिए हम ये बात मान सकते हैं कि कुछ राइबोसोम एक एमआरएनए थ्रेड पर इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। तो ये तो है राइबोसोम, एंड दिस इज एमआरएनए। तो ये जो संरचना है उसे हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। एक से अधिक राइबोसोम जो एमआरएनए पर स्थित होते हैं। ये एक से अधिक राइबोसोम एमआरएनए पर अटैच्ड होते हैं और वो एमआरएनए थ्रेड में अरेंज रहते हैं। ऐसी संरचना को हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं। सामान्यतः पॉलीराइबोसोम अवस्था ही प्रोटीन निर्माण में भाग लेती है। यह प्रोटीन निर्माण करते हैं। भाई राइबोसोम इन पर अटैच इसलिए हुआ है क्योंकि राइबोसोम में एक विशिष्ट प्रोटीन बनाने के लिए संदेश होता है। ये संदेश डीएनए ने इस राइबोसोम इस एमआरएनए पर अंकित किया होता है, जो कि एक जेनेटिक कोड के रूप में होता है, जो आप आगे समझोगे, अभी नहीं। एक संदेश है, बस आप ये समझ लो, प्रोटीन निर्माण के लिए। और राइबोसोम उस प्रोटीन को बनाने का काम करता है। यस, एक शब्द और आता है अर्गासोम। अर्गासोम, ये अर्गासोम क्या है? तो अर्गासोम एक खास शब्द है, वो जिसके लिए कहा जाता है कि जब राइबोसोम प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में संलग्न होते हैं, इंगेज रहते हैं, ऐसी संरचना को हम अर्गासोम कहते हैं। वह राइबोसोम जो प्रोटीन निर्माण में
संलग्न होते हैं। उन्हें हम अर्गासोम कहते हैं। तो ये तीन कुछ खास शब्द थे, ये याद रखने की जरूरत है। एक चीज हमेशा याद रखना, प्रोकैरियोट कोशिका में, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम झिल्ली, कोशिका झिल्ली झिल्ली से जुड़े रहते हैं। ये मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं। ये लाइन एनसीईआरटी में है, जहां हम प्रोकैरियोटिक सेल का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं वहां पर, और मेम्ब्रेन से अटैच्ड फॉर्म में ये राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई। राइबोसोम के लिए अगली जो स्टडी है वो है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की संरचना क्या है? हालांकि यहां पर भी लिखा जा सकता था कि राइबोसोम जो 70S होते हैं, उनमें जो छोटी इकाई होती है वो 30S है और बड़ी 50S है। 80 में लिखा जा सकता था स्मॉल यूनिट 40S, लार्ज सब यूनिट 60S, लेकिन मैं इस डायग्राम में आपको ये सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए वहां लिखना जरूरी नहीं था। ये है 70S and this is 80S। राइबोसोम का स्ट्रक्चर समझ में आना काफी जरूरी है। तो राइबोसोम ये है 70S and this is 80S। इसकी जो छोटी यूनिट है ये स्मॉल सब यूनिट है, छोटी उप इकाई ये होती है 30S और ये है बड़ी उप इकाई। मतलब राइबोसोम में ही दो इकाइयां होती हैं। ये है 50S, 50S सब यूनिट। इसमें हम देखें तो स्मॉल यानी कि छोटी उप इकाई होगी 40S एंड लार्ज सब यूनिट बड़ी उप इकाई इसमें है 60S। अगर ध्यान से देखें तो ये कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। 30, 50, 80 होते हैं, लेकिन ये तो 70 है। आप देखें 40, 60 ये 100 होते हैं, लेकिन ये 80 है। तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ और है। तो ये है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट रेट, अवसादन गुणांक।
किस दर से सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ये राइबोसोम के छोटे छोटे सब यूनिट या राइबोसोम किस दर से एक विलियन में अवसादित होते हैं, सेडिमेंटेशन प्रदर्शित करते हैं, उसके आधार पर इन्हें हम 40, 60 एंड 80 एस शब्द क्यों दिया जा रहा है? एस इसलिए दिया जा रहा है जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट रेट को शो करता है। एक स्वेडबर्ग साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया है। हम आगे इस पर बात करने जा रहे हैं। अभी तो हम संरचना की बात कर रहे हैं। ये अब इसकी संरचना में क्या क्या स्ट्रक्चर मौजूद है? तो इसमें एक तो एसआरआरएनए प्रेजेंस होता है। एसआरआरएनए को समझने के लिए हम एक फॉर्मूले के साथ चल सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला है, इसे थोड़ा अच्छे से समझा जाए। ये जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से, फॉर्मूला ये है एस आर आर एन ए इज इक्वल टू सब यूनिट अपॉन 2 माइनस 2। ये एक फॉर्मूला है। इसके बेसिस पर हम इसमें एसआरआरएनए की प्रेजेंस देख सकते हैं। एसआरआरएनए की प्रेजेंस क्या है? जैसे हम बात करें 40, तो 40 सब यूनिट अपॉन 2 माइनस 2 इज इक्वल टू कितने आए? तो ये क्या हो गया? 20 एंड माइनस 2 18। तो इसमें होंगे 18 एसआरआरएनए। ये अब 60 की बात की जाए तो ये आएगा 28 एसआरआरएनए। इसके बाद में हम इस पे बात करें तो ये है 23 एसआरआरएनए। हम सबके अंदर एस शब्द जरूर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि स्वेडबर्ग और दूसरे साइंटिस्ट ने ये बात मानी थी कि राइबोसोम इतनी छोटी संरचना है कि हम इन्हें नॉर्मली किसी माइक्रोस्कोप के जरिए स्ट्रक्चर अध्ययन नहीं कर सकते। इसीलिए राइबोसोम की कोई भी स्ट्रक्चर क्यों ना हो, चाहे वो एक राइबोसोम हो, चाहे वो उसकी उपेकाई हो, चाहे वो उसके आरआरएनए ही क्यों ना हो, उन सबको हम अपसादन गुणांक यानी कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट रेट के बेसिस पर स्टडी करेंगे। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट रेट वास्तव में क्या दर्शाता है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट रेट किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी स्ट्रक्चर का डेंसिटी, घनत्व तो दर्शाता है, प्लस वो उसके साइज को दर्शाता है। तो घनत्व और साइज के हिसाब से सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट रेट को स्टडी किया जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि 23 एसआरआरएनए, इस पर नीट में 1-2 साल पहले ही एक बेहतरीन क्वेश्चन बना है। हम इसे राइबोजाइम भी कहते हैं। राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन से नहीं बना है, ये 23 एसआरआरएनए से बना है। इसे हम राइबोजाइम के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसकी जो छोटी, इसकी जो लार्ज सब यूनिट होती हैं उनमें 5 एसआरआरएनए, एसआरआरएनए कॉमन है। ये 5 एसआरआरएनए इसमें भी है एंड 5 एसआरआरएनए इसमें भी हमें नजर आता है। इसमें एक एडिशनली और है,
वो है 5.8 sRRNA। ये एक और स्ट्रक्चर होता है आरआरएनए का जो हमें 60s में दिखाई देता है। फॉर्मूला इस जगह आके फेल हो जाता है 30 वाले में, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम जाएं तो ये 13 आता है, लेकिन इसके अंदर जो sRRNA है वो 16 sRRNA है। ये 16 sRRNA इसमें मौजूद है, 18 यहाँ पर है। ये सब हमारे फॉर्मूले के बेसिस पर आ जाते हैं। इसमें 28, इसमें 23, 5 sRRNA दोनों में कॉमन है। इसमें 5.8 एक एडिशनली sRRNA, नो डाउट। एनसीईआरटी में 11th के सेगमेंट में इसे एक्सप्लेन नहीं किया गया। आप सोचोगे कि ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, लेकिन ये 12th की एनसीईआरटी में जहां आरआरएनए की स्टडी कराई गई है या एमआरएनए टीआरएनए की स्टडी कराई गई है, वहां पर ये क्लियर कट मेंशन है कि कौन से राइबोसोम में कौन से एसआरआरएनए प्रेजेंस होते हैं। डिटेल स्टडी की गई है, और चूंकि नीट का एग्जाम 11, 12 दोनों से मिलकर बनता है, और इसीलिए हमें यहां से ही बात को समझ में आना चाहिए। मैंने कई लेक्चर्स में आपको कहा है कि साइटोलॉजी जितनी अच्छी होगी हमें बायोलॉजी में उतनी आसानी होगी। तो उसी प्रिंसिपल पर हम काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर यहीं से आप स्टडी करें। अब इसमें एक और स्ट्रक्चर है जिस पर बात की जाती है, वो है प्रोटीन। क्यों? क्योंकि राइबोसोम है क्या? राइबोसोम आरएनपी है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। इनकी संरचना में विभिन्न प्रकार के आरआरएनए तथा प्रोटीन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। हालांकि 12th की एनसीईआरटी में जहां ट्रांसलेशन अनुवादन पढ़ाया गया है, वहां क्लियर कट कहा गया है कि राइबोसोम की संरचना में विभिन्न प्रकार के एसआरएनए तथा लगभग 80 विभिन्न प्रोटीन पाए जाते हैं। तो उस लिहाज से भी हमारे लिए ये स्ट्रक्चर खास हो जाता है। यहां पर देखा जाए तो इसमें प्रोटीन क्या क्या है, तो प्रोटीन के लिए कहा जाता है कि इसमें 21 टाइप के प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन है, और इसके अंदर जो हैं वो 31 प्रोटीन बताए जाते हैं। इसमें 31, ओके। इसके अंदर बताया जाता है 34 प्रोटीन, और यहां पर हम बात करते हैं 45 प्रोटीन। 45 प्रोटीन, ये तो ये प्रोटीन की भी बात हो जाती है। अब एनसीईआरटी ने इसके साइज की बात करी है, तो कहा गया है कि 15, 20 nm इनका साइज होता है। तो ये 15 और ये 20, ऐसे इनकी साइज की बात करी गई। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर है, और ये इस राइबोसोम की सब यूनिट के बेसिस पर एक फॉर्मूले के बेसिस पर हम समझ सकते हैं। अब हम इसकी संरचना पर बात करते हैं। तो यहां से स्टार्ट हो सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं राइबोसोम की संरचना। राइबोसोम की संरचना विभिन्न एसआरआरएनए तथा लगभग 80 प्रोटीन या तथा प्रोटीन, सरल भाषा में ये जो दोनों के लिए आ जाए,
ब्रैकेट में लिख सकते हैं लगभग 80 प्रोटीन से बने होते हैं। राइबोसोम की स्ट्रक्चर में लगभग 80 की बात एनसीईआरटी ने 12th में की है। मैं फिर कह रहा हूं 11th का ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने एक राइबोसोम के साथ में नाइंसाफी की है, वो ये कि राइबोसोम की इंफॉर्मेशन एक जगह एक्सप्लेन नहीं की गई। वहां पर राइबोसोम की जो स्टडी है कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में दी गई है, कुछ साइटोलॉजी वाले हिस्से में दी गई है, कुछ 12th वाले हिस्से में दी गई है। इसलिए हमें सारी चीजों को एक जगह पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। यहां मैं बता दूं कि इसमें जो बड़ी यूनिट होती है इसमें दो साइट भी होती है, ए साइट एंड पी साइट, ए एंड पी, ये दो साइट भी इसमें पाई जाती है। इनकी बात हम संरचना में कर सकते हैं। तो इनमें प्रोटीन और आरआरएनए पाए जाते हैं। ठीक है, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि ये 18 क्या है, 28 क्या है, 5.8 क्या है, 5 क्या है, ये डिजिट कहां से लेकर आ रहा है? तो एक्चुअली फिर से एक बात समझ लो, राइबोसोम की कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो एक उसकी उप-इकाई हो या स्वयं एक राइबोसोम हो या फिर एसआरआरएनए ही क्यों ना हो, वो सबके सब अवसादन गुणांक सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट रेट के बेसिस पर ही पढ़े जाएंगे। तो इसीलिए ये जो एसआरआरएनए का मॉलिक्यूल है उसकी सेडिमेंटेशन रेट 16 है, इसकी 23 है, इसकी 5 है, इसकी 18 है। सेडिमेंटेशन रेट 28 इसकी है, 5.8 इसकी है और 4 इसकी है। एक्चुअली ये इनके अवसादन गुणांक को दर्शाता है। अब एक और चीज है, लगभग 80 प्रोटीन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो 80 प्रोटीन की कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं, 34 और 45 को अगर हम ऐड करें तो ये लगभग 79 हो जाते हैं। 79 अबाउट 80 कंसिडर किए जा सकते हैं। एनसीईआरटी ने लगभग शब्द यूज किया है, तो 79 एंड अबाउट 80 लगभग सेम ही चीज है। इसीलिए एनसीईआरटी इस स्ट्रक्चर के बारे में 12th की एनसीईआरटी में एक्सप्लेन कर रही है। अब हम देखें तो 70S राइबोसोम की छोटी इकाई में 16 एसआरआरएनए, बड़ी उप इकाई में 23 एसआरआरएनए, 5 एसआरआरएनए उपस्थित हैं, होते हैं। यही बात की जाए 80 एस राइबोसोम में छोटी उप इकाई
18 srRNA बड़ी उप इकाई 28 5.8 तथा 5 srRNA युक्त होते हैं। ऐसे ये कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रक्चर है। प्रोटीन मॉलिक्यूल भी इनमें विभिन्न प्रकार के मौजूद हैं जो हम लोग डायग्राम डायमीटर में देख रहे हैं। यहाँ स्टार बना के लिख सकते हैं 70 S राइबोसोम का व्यास 15 nm तथा 20 nm माना जाता है। ये है राइबोसोम का स्ट्रक्चर। अब हम इस पर बात करेंगे कि एस क्या है, एस सब यूनिट किसे कहते हैं, तो उसे समझें। एस सब यूनिट एस यूनिट एस इकाई ये क्या है, ये यूनिट है जो कॉमन होती है, चाहे वो छोटी यूनिट छोटी उप इकाई हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो एक राइबोसोम हो, चाहे वो एसआरआरएनए क्यों ना हो। स्वेडबर्ग ने खोजा था। यह है घनत्व डेंसिटी तथा आकार के अनुसार अवसादन गुणांक सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट यूनिट को दर्शाता है। जिसके आधार पर राइबोसोम
उसकी इकाई एवं विभिन्न आरएनए, आरआरएनए का अध्ययन संभव होता है, संभव होता है। होता है ऐसे। तो राइबोसोम हो, राइबोसोम की उप इकाई हो, उन सबको इसी के बेसिस पर स्टडी करते हैं ऐसे। तो ये है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट रेट। चलो हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट पे और बात कर लेते हैं, जो हमारे अन्य क्वेश्चनों को भी एक्सप्लेन करता है, क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता है। तो वो कैसे? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट रेट एक आधार बनाया गया है राइबोसोम की संरचना को अध्ययन करने के लिए। यहाँ पर लिखा जा सकता है राइबोसोम तथा उसके घटकों को एस इकाई के आधार पर ही अध्ययन करते हैं। ओके, मान के चलो एक सेल है, एक सेल है, एक न्यूक्लियस, ये सेल है। अब इसमें से हमें इसका एमआरएनए या दूसरी संरचनाओं की स्टडी करना है, तो कैसे करेंगे? इसमें करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। एक प्रोसेस होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन से सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये। अब इससे क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ये सब के सब सेल ऑर्गेनेल एक सस्पेंडेड सॉल्यूशन में अरेंज हो जाएंगे। अब इनमें सबसे पहले सेडिमेंटेशन किसका होगा? सेल में सबसे बड़ा साइज का होता है, डेंसिटी होती है, वो न्यूक्लियस है। तो ये प्रोसेस इस मामले में भी हमें काम आ जाएगी। कहा जाता है कि सेल में आकार और घनत्व के आधार पर घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये प्रोसेस हमारी काम आ जाएगी। तो न्यूक्लियस सबसे पहले सेडिमेंट होगा नीचे की तरफ, उसके ऊपर प्लास्टिड, क्योंकि प्लास्टिड प्लांट में फिर न्यूक्लियस से छोटा होता है, देन माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेडिमेंटोस होगा। यहां पर हो रहे होंगे ईआर, गोल्जी बॉडी, यहां होंगे लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम, इन सबके ऊपर यहां होंगे राइबोसोम, राइबोसोम। और वो भी राइबोसोम के अलग अलग कंटेंट होंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे।
तो ये एक इनका घटता हुआ या बढ़ता हुआ क्रम आपसे पूछा जाए तो इस तरीके से हम अध्ययन कर सकते हैं। इसी के बेसिस पर ये यूनिट दी गई है 16, 23, 5, 18, 28, है ना। तो ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट रेट हम इसी को कहते हैं। तो ये एक न्यूट्रिशन है और ये एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब, इसमें हम सेडिमेंटेशन स्टडी कर रहे हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब है नीचे की तरफ जो चीज बॉटम सरफेस पर बैठ जाती है उसे हम अपसादन कहते हैं। अब वो किस रेट से बैठ रही है वो उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। अब राइबोसोम के लिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो है mg कंसंट्रेशन, mg की सांद्रता। ये क्या रोल करती है किसी भी राइबोसोम के अंदर। तो हम नेक्स्ट हेडिंग उसी पर बात करने जा रहे हैं, mg की सांद्रता। ये मिनरल्स जहां हमें पढ़ाए गए हैं उस हिस्से में जाके हम अगर पढ़ते हैं तो mg की लास्ट लाइन में ये बात लिखी गई है कि कंसंट्रेशन ऑफ mg मेंटेन स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। mg की सांद्रता राइबोसोम की संरचना को नियंत्रित करती है। तो हमारी अगली हेडिंग होगी mg कंसंट्रेशन, mg की सांद्रता क्या होगी ये। तो हम कह सकते हैं यह है राइबोसोम, ये एनसीईआरटी की लाइन है, राइबोसोम की संरचना को नियंत्रित करता है। mg कंसंट्रेशन कहा जाता है 0.001 mg कंसंट्रेशन सांद्रता राइबोसोम की दोनों उप इकाई, राइबोसोम की दोनों उप इकाई को जोड़ने का कार्य करती है। अगर ये सांद्रता साइटोप्लाज्म में कम हो जाए तो क्या होगा? अगर ये सांद्रता कम हो जाती है तो फिर राइबोसोम की दोनों सब यूनिट एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। यदि यह सांद्रता कम हो जाती है तब क्या होगा? दोनों उप इकाई एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और अगर ये कंसंट्रेशन 0.001 m 10 टाइम मोर हो जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है, ऐसी कंडीशन में डाइमर बन जाते हैं। यदि mg सांद्रता 10 गुना बढ़ती है
तब डाइमर का निर्माण होता है। डाइमर का निर्माण होता है। अब ये डाइमर है क्या? सपोज राइबोसोम ये 70S है, एक और 70S है, हाँ, ये अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है 0.001 m 10 टाइम मोर, 10 गुना अधिक, हो जाए तो ये डाइमर बन जाएंगे। डाइमर का मतलब होता है कि ये, इसे हम डाइमर कहते हैं। डाइमर दोनों राइबोसोम की छोटी उप इकाई आपस में जुड़कर एक डाइमर का फॉर्मेशन करती है। इसका कायदे से कैलकुलेशन देखा जाए तो 140 होता है, लेकिन ये 100s तक रह जाता है। तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख रखी है कि राइबोसोम की जो कंसंट्रेशन है साइटोप्लाज्म में, वो राइबोसोम एमजी की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में एमजी की संरचना को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उस रेस्पेक्ट में हमें ये तीनों एस्पेक्ट पढ़ने होते हैं। एक पर्टिकुलर एमजी कंसंट्रेशन राइबोसोम की दोनों सब यूनिट को आपस में जोड़ देता है। अगर वो कंसंट्रेशन कम हो जाए तो राइबोसोम नहीं जुड़ेंगे। राइबोसोम नहीं जुड़ेंगे तो प्रोटीन निर्माण कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि एमजी का कंसंट्रेशन प्रोटीन निर्माण के लिए भी आवश्यक है, मतलब हमारी जैविक क्रियाओं के लिए भी आवश्यक है। इसलिए सेल में विभिन्न पदार्थों का जो कंसंट्रेशन है वो एग्जैक्टली परफेक्ट होना चाहिए, तभी डिफरेंट एक्टिविटीज कंट्रोल होती है। अब हम इनके ओरिजिन की बात कर लेते हैं। राइबोसोम बनते कहाँ? राइबोसोम उत्पत्ति निर्माण, तो इसके लिए कहा जाता है यूकैरियोटिक कोशिका में यह केंद्रिका में बनते हैं। अतः केंद्रिका को राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं। उद्योग फैक्ट्री कहते हैं। अब चूंकि प्रोकैरियोट जो सेल होती है उसमें केंद्रिका होता ही नहीं है, तो वहां फिर कहाँ? प्रोकैरियोट में यह कोशिका द्रव्य में बनते हैं, मेड अप इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये अब इनके फंक्शन की बात हो जाए
आखिर इनका कार्य क्या है? फंक्शन। राइबोसोम के कार्य। तो कार्य के लिए याद रखना, इनका मेन काम है एक, वो है इनमें प्रोटीन निर्माण होता है। अतः इन्हें से मतलब राइबोसोम प्रोटीन उद्योग भी कहते हैं। ये अच्छा, पेप्टाइड बंध इनकी बड़ी उप इकाई में प्रोटीन निर्माण के समय बनते हैं। ये एक है अस्थायी रूप से यह प्रोटीन संग्रह भी करते हैं। मेन काम तो देखो इसका एक ही है, वो है प्रोटीन फॉर्मेशन, और इसी वजह से हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से इन्हें जानते हैं। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन राइबोसोम की। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो 14th लेक्चर है, ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक लाइन, एक एक शब्द को आप ठीक से लिखें, समझें, नोट्स बनाएं, याद करें। ये ज़रूरी इसलिए है कि राइबोसोम की जो स्टडी है वो 11th और 12th दोनों एनसीईआरटी में बिखरी पड़ी। एक एक लाइन आपको पूरी दोनों एनसीईआरटी में ढूंढनी पड़ती है। मैंने कोशिश ये की है कि सारी इंफॉर्मेशन एक जगह आपको दे, उनको एक्सप्लेन करें। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।